तुम्हें कहना ही चाहिए इस बात को क्योंकि दृष्टि बिगड़ चुकी है। अगर तुम आईएएस बनना है तो आईएएस जैसी पर्सनैलिटी पहले से तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो यार जो बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है वो तो असलियत बताएगा यार। वो फैकल्टी के नाम से दृष्टि बिल्कुल नहीं चल रही है, केवल विकास की वृद्धि के नाम चल रही है। आजकल कोचिंग के नाम पर धंधे चल रहे हैं यार। तुम देखो 2-2.5 लाख फीस है यार। डीपीएसपी यहाँ महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं पूछेगा आर्टिकल 19 में क्या लिख रहा है। एसएससी थोड़ी है भाई ये। यार मैं तो कहूँगा कि जो भी 12th करे हुए हैं दृष्टि ज्वाइन ना करे वो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शहर ज़िंदगी में। आज हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में इस वक्त हम खड़े हुए दशहरा पार्क में। दोस्तों यहाँ पे आइए चलिए करते हैं कुछ लोगों से बात, जानते हैं कैसी है उनकी लाइफस्टाइल और क्या सोचते हैं वो दिल्ली के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल दिल्ली वालों से पूछना है आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवाल को दिल्ली वालों के सामने रखेंगे और जानेंगे उनकी राय उस बात पे। हेलो भैया। हेलो। अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम विशाल यादव है और मैं आगरा से हूँ, यूपी आगरा से हूँ और दृष्टि आईएएस में कोचिंग कर रहा हूँ यूपीएससी की। फरवरी 2022 से आया था मैं और आज 1 साल हो गया मुझे फरवरी में। अच्छा, 1 साल हो गया। तो भैया आपको क्या क्या चेंजेस दिखा खुद में 1 साल में दिल्ली में आकर? चेंज होता है, मेन चीज़ होती है माहौल। जो हमें गांव में माहौल नहीं मिल पाता है, यहाँ दिल्ली के अंदर माहौल मिलता है हमें। अच्छा। तो अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है माहौल के अकॉर्डिंग। अगर मेंटेन कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी तुम्हें। अच्छा। तो मेन चीज़ होती है माहौल बच्चों को बनाता है अच्छा। क्योंकि आप देखोगे ऐसे इंग्लैंड में बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो इंग्लिश बोलते हैं, छोटे बच्चे। हम इतने बड़े इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्या दिक्कत क्या होती है माहौल की, क्योंकि उन्हें माहौल मिलता है इंग्लिश बोलने का, हमें माहौल नहीं मिलता इंग्लिश बोलने का, तो हम इंग्लिश वीक हो जाते हैं। इंग्लिश में इंडियन इंग्लिश में वीक इसलिए होते हैं कि माहौल नहीं मिल पाता है। तो मेन चीज़ होती है माहौल की। दूसरा चीज़ होती है मटेरियल, तुम्हें इजीली मिल जाए मटेरियल। अगर तुम शहर गाँव में रहोगे तो मटेरियल की बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी मटेरियल की। जैसे तुम्हारे मन में आया कि तुम अभी लक्ष्मीकांत लेनी है, विजन का नोट्स लेने हैं, दृष्टि के नोट्स लेने हैं, संस्कृति नोट्स, तुरंत जाओगे निकल के तुरंत बत्रा जाओगे, बत्रा नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। दूसरी बात, तुम्हें लाइब्रेरी, रहना खाना एकदम ऐसा तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें दिक्कत किसी तरह से कोई होने वाली नहीं है मुखर्जी नगर में। इसलिए बच्चे गांव से, कस्बा से, शहर से यहाँ पर आते हैं कि पढ़ें। अच्छा। कोई दिक्कत ना मिले, इजीली उन्हें सारी चीज़ें इजीली प्राप्त हो जाएँ जी। तो ये मुझे थोड़ी चीज़ें दिखाई दी हैं कि मैं अपने आप को मैंने मेंटेन करा है। गांव के हिसाब से पर्सनैलिटी चेंज हुई है मेरी जी। जैसे गांव में तुम जाओगे तो देखोगे, शहर में जाकर देखोगे कि जो बच्चे होते हैं यूपीएससी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे माहौल में रहना है, कैसी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है अपने अंदर। अगर तुम आईएएस बनना है तो आईएएस जैसी पर्सनैलिटी पहले से तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम आईएएस बनने के बाद, क्योंकि तुमने अगर सोच लिया आईएएस बनना है तो तभी से आईएएस बनने के बारे में सोचते रहो। पर्सनैलिटी डेवलप कर लो कि तुम आईएएस हो। एक तुम्हारी सोच एक आईएएस तरह होनी चाहिए। अच्छा। जो तुम्हें गाँव माहौल कस्बे में नहीं मिलेगी, जो यहीं आगे मिलेगी तुम्हें। और ऐसा जरूरी नहीं यहाँ मिलेगी, लेकिन मोस्टली 90-99% होता है कि यहीं मिलती है चीज़ें, क्योंकि जहाँ जैसा माहौल होगा वैसे में तुम ढल जाओगे। अच्छा भैया, मुखर्जी नगर में एक यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? सबसे बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पर रहना, खाना और अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना, मटेरियल से दूर रखना। कोचिंगों की तरफ ज़्यादा भटकाव ना होना, टीचरों की तरफ ज़्यादा भटकाव ना होना, अपने आप सेल्फ स्टडी करना। जो अपने आप को मेंटेन करने वाली चीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ होती है, जो तुम्हें चैलेंज की तरह दिखाई देगी। जैसे तुम घर पे खाना खाओगे एकदम फ्रेश खाना मिलेगा, और यहाँ देखोगे तुम कोई चीज़ फ्रेश नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें मिलावट वाली चीज़ें होती हैं। रहने में दिक्कत होगी, तुम्हें 8-7 हज़ार रेंट देना पड़ेगा, जो तुम्हें इकोनॉमिकली वीक करेगा, तुम्हें मेंटली वीक करेगा, तुम्हें सोशली वीक करेगा तुम्हें। क्योंकि तुम्हें जो चीज़ तुमने कभी नहीं देखी, जैसे कपल्स रहना, लिविंग में रहना, तुमने कभी नहीं देखी, लेकिन जो तुम्हें यहाँ दिखाई देगी तो तुम्हें इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। ये तुम्हें ये बचाना है जी। यही मैं पूछ रहा हूँ, ये सब का क्या एक एवरेज स्टूडेंट में भी इफेक्ट पड़ता है? जैसे वो देख रहा है किसी लड़के लड़की को साथ में चलते हुए, ये तो बहुत खास, तो बहुत ही कॉमन चीज़ है एक मुखर्जी नगर में। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, इसका इफेक्ट यूपीएससी असेसमेंट पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम एक आईएएस बनने जा रहे हो। तुम कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं बनोगे, तुम एक आईएएस बनोगे, जिला संभालोगे। तो तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें दिखाई देंगी। तुम्हारे गर्लफ्रेंड वो केस आएंगे, रेप वाले केस आएंगे, तुम मेंटेन कैसे करोगे उन्हें? अगर इंटरव्यू में तुम्हें पूछ लिया कि भाई तुम गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रखते, तुम बोलोगे टाइम खराब होता है हमारा, ये खराब होता है, तो वो पूछेंगे। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो क्या आईएएस बनोगे तुम? तो तुम्हारी क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट वाली होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। और तुम कपल्स को देख डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर कैसे आईएएस एस्पिरेंट नहीं हो तुम? एस्पिरेंट मतलब होता है तुम सारी चीज़ अपने अंदर ग्रेड करना। लड़की देखे लड़का देखे, तुम कपल दिख रहे हैं, कपल हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर करता है तुम्हारा साथ क्या है। साधन कुछ भी हो, दिक्कत नहीं है, साथ तुम्हारा आईएएस होना चाहिए। साथ तुम्हारा कोचिंग हो, टीचर हो, बुक्स हो, डजंट मैटर, लेकिन साथ क्या है आईएएस। तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें किसी से ना भटकना है, तुम्हें ये नहीं। और बहुत सारे देखो, तुम्हें श्रद्धा हो जो आईपीएस बने थे, श्रद्धा और क्या मनोज, उनकी लव स्टोरी 12th फेल एक मूवी भी आई है। तो वो कपल्स रह के आईएएस बन गए, तो तुम बोलोगे कपल्स रह के आईएएस कैसे बन गए वो? तो दिक्कत क्या होती है कि तुम अगर कपल्स हो, तुम्हें एक बात ध्यान देना है कि तुम्हारे लिए रुकावटें कहाँ आ रही हैं। अगर लड़की तुम्हारे लिए रुकावट है या लड़का तुम्हारी रुकावट है, छोड़ दो उसे। अगर तुम्हारे लिए मोटिवेशन है, तुम्हारे लिए साधन है वो, तो साथ रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ऐसी ऐसी थोड़ी कि तुम सिंगल रहोगे तभी आईएएस बनोगे। जी बिल्कुल। ऐसा कोई वो लिखा हुआ नहीं है कि तुम सिंगल हो तो आईएएस बनोगे, कपल्स आईएएस नहीं बन सकते। वो मैटर करता है परिस्थिति पे, तुम्हारी क्या परिस्थिति है, क्या वो अपने आप देखो। तुम अगर तुम्हें लगता है कपल्स हो के तुम रह सकते हो तो अच्छे से रहो, और तुम्हें लगता है कि सिंगल रहना है सिंगल रहो। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ना कोई भटका हुआ है। आईएएस के लिए तुम्हें आईएएस एस्पिरेंट हो तो मतलब तुम एक एस्पिरेंट हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो। नॉट अ स्टूडेंट, यू आर एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मतलब होता है कि तुम मैच्योर होना, और मैच्योरिटी का मतलब है सारी चीज़ अपने अंदर ग्रहण करना तुम्हें। इसलिए तुम्हें इसी भटकाव नहीं है, ना तो इनसे दूर भागना है। जी। मुखर्जी नगर का लाइफस्टाइल कैसा है? लाइफस्टाइल तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा इकोनॉमिकली तुम कैसे हो। अगर तुम वीक हो तो तुम्हारा लाइफस्टाइल डील हल्का होगा। अगर तुम इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छा लाइफस्टाइल होगा तुम्हारा। अच्छा। बहुत मुखर्जी नगर देखोगे बहुत सारे ऐसे रूम हैं जिनका रेंट 20,000 है, 25,000 है, 10,000 है। और गोपालपुर में जाओगे तो रेंट 4,000 है, 3,000 है, 2,000 है। इधर जाओगे ऐसे ही ढाका में भी रेंट कम है। तो तुम डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। उसके लाइफ स्टाइल का मतलब होता है तुम्हारा कितना पैसा है, कितना तुम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पर तुम दे सकते हो पैसे को, ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल हो जाएगा। अगर तुम्हारा पैसा ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा की शर्ट पहनो, कुछ क्या ऐसे पैंट आपको पहनो। लगता है कि ज़्यादा पैसा या कम पैसा होने से कुछ इफेक्ट पड़ता है पढ़ाई पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पढ़ाई पे यार। इफेक्ट पढ़ाई पे क्यों पड़ेगा? पैसे का मतलब पढ़ाई से थोड़ी है, पैसे का मतलब मेंटल स्टेटस से है तुम्हारे से। एक बच्चा गांव में बैठ के आईएएस बन सकता है, एक बच्चा यहाँ रह के बहुत सारे पैसे लाखों पैसे खर्च करके नहीं आईएएस बन पाता है। और मैं तुम्हें एक बात तुम्हें पूछना चाह रहा हूँ कि यार जो बच्चा कोचिंग कर रहे हैं उनमें से एक सिंगल बच्चे का नाम बताओ जो आईएएस बना हो। कोचिंग करने के बाद, मुखर्जी रहने के बाद। ऐसा थोड़ी है मुखर्जी में रहोगे, अच्छा पैसा खर्च करोगे, आईएएस बन जाओगे, नहीं बनोगे। यूपीएससी डिमांड करती है कि तुम यूपीएससी की डिमांड को समझो पहले क्या डिमांड है। उसकी डिमांड है कि तुम ऐसे एस्पिरेंट बनो कि तुम सारी चीज़ें समझो। ये थोड़ी उस यूपीएससी ने थोड़ी बोला तुम मुखर्जी नगर जाओ कोचिंग करो तो आईएएस बनोगे तुम। कभी वो लिखा है यूपीएससी ने अपना कि तुम कोचिंग करो? वो तुम्हारी नीड है ना कोचिंग करना। तुम्हारा बैकग्राउंड कम कोचिंग करोगे। सिविल यूपीएससी सिविल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते कभी कोचिंग नहीं करते, सेल्फ स्टडी से बन जाते हैं। जो तुम्हारी नीड है उसके अकॉर्डिंग तुम कोचिंग कर रहे हो ना। जी भैया, जैसा कि आप दृष्टि आईएएस में तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? दृष्टि आईएएस एनवायरनमेंट देखो, हिंदी मीडियम में सबसे बढ़िया कोचिंग दृष्टि मानी जाती है। और मैं भी मानता हूँ दृष्टि की मटेरियल ठीक है, टीचर भी ठीक है, लेकिन टीचर अब ज़्यादा फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं रही है। लेकिन जो आसपास मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की इतनी कोचिंग है उनमें सबसे बेस्ट कोचिंग है दृष्टि। उसका मटेरियल भी ठीक मिलेगा तुम्हें, टीचर भी ठीक मिलेंगे, तो मैनेजमेंट ठीक मिलेगा। वो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलेगी तुम्हें डिसिप्लिन वहाँ पे। और डिसिप्लिन तुम्हारी एक बहुत बड़े हथियार हो सकता है तुम्हारा इस तैयारी के अंदर, डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है तो तुम बहुत ऊंचाई छू सकते हो। जैसे हिटलर का डिसिप्लिन था, सुबह चाहे वो कितनी बजे सोता था लेकिन 4 बजे ही उठता था वो। तो इसी तरह तुम्हारा डिसिप्लिन होना चाहिए कि तुम डिसिप्लिन में कितना रह सकते हो, रूम में कितना बंद रह सकते हो, तुम भटकाव से कितना बच सकते हो तुम। ये तुम्हारा डिसिप्लिन दिखाएगा तुम्हें। जो दृष्टि के अंदर बहुत सही मिलेगा डिसिप्लिन तुम्हें। लेकिन फैकल्टी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि फैकल्टी ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है दृष्टि के अंदर। जो पहले फैकल्टी थी वो फैकल्टी ठीक थी, लेकिन अब ये फैकल्टी मेरे हिसाब से कम, उससे कम ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या वहाँ के स्टाफ चेंज हो गए हैं? सारे स्टाफ चेंज हो गए वहाँ से। देखो जो पहले पॉलिटी पढ़ाते राजेश मिश्रा वो संस्कृति आईएएस चले गए। इकोनॉमी पढ़ाते थे एक वो संस्कृति आईएएस चले गए। अखिल मूर्ति हिस्ट्री पढ़ाते थे वो संस्कृति आईएएस में चले गए। साइंस एंड टेक रितेश जायसवाल था वो संस्कृति आईएएस में चले गए। तो पूरी टीम नहीं आ गई है। पॉलिटी पढ़ाते हैं मंजेश कुमार, हिस्ट्री पढ़ाते हैं मणिकांत सर, इकोनॉमी पढ़ाते हैं तुम्हारे रामेश्वर सर, और तुम्हारा साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं उनका नाम मुझे पता नहीं है। आईआर पढ़ाते हैं तुम्हारे, उनका नाम मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट हैं उन्हें मुझे पता है उनके बारे में। लेकिन वो टीचर ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते उन्हें। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दृष्टि आईएएस अब बिखर चुकी है? बिल्कुल कह सकते हो, एकदम सटीक कह सकते हो बात। तुम्हें कहना ही चाहिए इस बात को क्योंकि दृष्टि बिगड़ चुकी है। और कोई टीम बिगड़ती है तो उसे बनाने में टाइम लगता है। तो दृष्टि अभी ऐसे प्रगति नहीं, अभी विनाश की ओर चल रही है अपने वो। अच्छा, अभी तुम उसके पास देखोगे फैकल्टी देखो तुम, कोई बेस्ट फैकल्टी नहीं दिखेगी तुम्हें उसके अंदर। तुम्हें लगेगा कि यार दृष्टि केवल अपना एक काम जो पहले उन्होंने नाम ब्रांड वैल्यू बस उसे चला रही है अपनी ब्रांड वैल्यू अपने विकास दिव्यकीर्ति नाम से चल रही है दृष्टि अब। फैकल्टी के नाम से नहीं चल रही है। तुम उसके अंदर जाकर मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पता है। तो फैकल्टी के नाम से दृष्टि बिल्कुल नहीं चल रही है, केवल विकास की वृद्धि के नाम चल रही है। उसका तुम्हें एक इम्पैक्ट देखो, संस्कृति आईएएस वाले बोर्ड लगाते हैं, सारे टीचरों को नाम देते हैं, दृष्टि वाले कभी टीचरों को नाम नहीं देते हैं। इससे तुम समझ सकते हो दृष्टि की कोचिंग अभी कंडीशन क्या है। क्योंकि टीचर एकदम लो स्तर के पहुँच चुके हैं, फैकल्टी एकदम मैं कैसे कहूँगा कि बहुत बेकार स्तर की मान सकते हो। अच्छा, आप उनको क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट को जो अभी ये 12th या ग्रेजुएशन पास करे हुए हैं और वो दृष्टि ज्वाइन करना चाहते हैं? यार मैं तो कहूँगा कि जो भी 12th करे हुए हैं दृष्टि ज्वाइन ना करे वो। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ यार। देखो यूपीएससी की डिमांड क्या है, पहले तुम देखो यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है, उसने तुम्हें क्या दिया। और तुम अभी तुमसे बोला है कि युद्ध लड़ना है तुम्हें, तो तुम्हें युद्ध की पहले कला आनी चाहिए, फिर तुम्हें हथियार होना चाहिए, क्या क्या युद्ध में यूज होंगे हथियार। तो यूपीएससी तुम्हें डिमांड करती है सिलेबस देखे कि मेरी ये डिमांड है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ो तुम। दूसरा वो तुम्हें देखना है कि उसकी डिमांड और ज़्यादा देखनी है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। फिर
एनसीईआरटी बुक पढ़ो। एनसीईआरटी बुक पढ़ने के ये फ़ायदे होते हैं कि एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट बुक है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, ये गवर्नमेंट बुक नहीं है, ना यूपीएससी के लिए बनी है ये। वो एक राइटर है, उन्होंने अपनी बुक लिख दी। अब ये थोड़ी उन्होंने इसके लिए थोड़ी लगा यूपीएससी में चलेगी बुक, ना यूपीएससी ने कभी लिखा है स्पेक्ट्रम पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, ये तुम्हारा नीड है ना। तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने इतना लाभ हो, मैं तो कहूँगा यार एनसीईआरटी पढ़ के तुम यूपीएससी की प्री निकाल सकते हो, मेंस निकाल सकते हो, इंटरव्यू तक पहुँच सकते हो एनसीईआरटी पढ़ के। और मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, मुझे पता है एनसीईआरटी वैल्यू क्या होती है। दृष्टि में इतने सारे, मेरा नाम विशाल है, दृष्टि में जाके पूछ लो, 42 बैच है मेरा। विशाल है नाम से हर कोई टीचर, मणिकांत सर, मंजे सर सब जानते हैं मुझे, क्योंकि मैं ऐसा टॉपर हूँ। मैं दृष्टि का मान लो रैंक बना है, जितना टेस्ट हुआ तब तो मेरा रैंक बने। और क्लास में क्वेश्चन पूछना ये मेरी आदत है, तो 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में, सारे टीचर जानते हैं मुझे, वहाँ पे पूरी फैकल्टी जानती है मुझे। तो तुम देखोगे कि मैं सब टीचरों को परेशान करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ी हूँ, बेस मेरा बहुत मजबूत है। और बाकी मेरे वजन 700 बच्चे हैं, कोई क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? उनका बेस एकदम बिखरा हुआ है, कमजोर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कर। मेरा कहने का मतलब है कि तुम अपना बेस मजबूत करके आओ। तुम अगर तुम्हें कोचिंग कर रही है, कोचिंग का मतलब इतना होना चाहिए, तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेनी है बस जी। इससे ज़्यादा तुम कोचिंग में डिपेंड होगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। दृष्टि के 5 साल से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ जो दृष्टि में कोचिंग कर रहा हो रेगुलर, वो बन गया हो। बाकी कोई कोचिंग नहीं सिलेक्ट कर पाएगी, रेगुलर कोचिंग करके बड़ा बना दे। तुम्हें खुद सेल्फ स्टडी करनी है, बेस मजबूत करना है, यूपीएससी की डिमांड समझना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है तुम्हें। ये थोड़ी कि लक्ष्मीकांत पढ़े जा रहे हो तुम, यूपीएससी की डिमांड पता नहीं, ना सिलेबस देख रहे हो, ना प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हो, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? जी सही बात। तो मैं कहूँगा वैसे बेस मजबूत करें पहले अपना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के बेस मजबूत हो जाए तुम्हारा, प्रीवियस क्वेश्चन देख के, यूपीएससी का सिलेबस देख के, तब यूपीएससी दृष्टि के अंदर आओ ना। तुम टीचर से डिबेट कर सको, खड़े होकर टीचर से तुम क्वेश्चन काउंटर कर सको। यार वो बोलेगा तो काउंटर क्वेश्चन कैसे करोगे तुम? उसके लिए तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें तुम पहले करनी चाहिए बच्चों को। पहले मैं कहूँगा यूपीएससी सिलेबस पढ़े, यूपीएससी प्रीवियस से क्वेश्चन पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करे। और उसका कोई डाउट होता है टीचर से पूछे। उसके बाद कोचिंग का मतलब होता है तुम्हें डाउट बताना कोचिंग का। टीचर को तुम 2.5 लाख रुपये दे रहे हो, ये थोड़ी दे रहे हो बैठ के लिखने के लिए। नोट्स तो कहीं मिल जाएंगे, 72 किसी को नोट्स ले लो जाके तुम यार। तो तुम्हारा मतलब है कि टीचर से डाउट पूछो, डाउट टीचर बताएगा तुम्हें। अगर तुमने पढ़ा है तो डाउट पूछ पाओगे, वरना तुम हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की। तुम्हें 700 बच्चों में खड़ा होना मामूली समझ रहे हो तुम, ये बताओ यार। जब बेस मजबूत होगा तब टीचर से तुम काउंटर क्वेश्चन कर पाओगे ना जी। तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी पढ़ें, यूपीएससी सिलेबस पढ़ें और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आए कोचिंग करें कोई भी करनी है तो। अच्छा भैया, आपके हिसाब से एक यूपीएससी एस्पिरेंट का डे टू डे क्या रूटीन होता है? देखो मेरा ये मानना है यार, देखो अगर तुम्हें यूपीएससी आईएएस करना है तुम्हें, तो पढ़ने से ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारा माहौल। तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे माहौल होना चाहिए पढ़ाई का। चाहे तुम 1 घंटे पढ़ो, लेकिन 24 घंटे तुम्हारे माइंड में वही चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा तुम 20 घंटे पढ़ो, 25 घंटे पढ़ो, बिल्कुल नहीं पढ़ो। तुम केवल 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे को उसे यूटिलाइज करो अपने अंदर, चीज़ों को सोचो, एकदम ऐसे भैंस खाती खाना, उसके बाद चबाती उस खाने को। तो ऐसे ही तुम पढ़ाई को चबाओ। पहले तुमने पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया, तुम राष्ट्रपति पढ़ लिया, न्यायपालिका पढ़ लिया, कोई पढ़ लिया, उसके बाद तुम सोचो यूपीएससी न्यायपालिका क्वेश्चन पूछा है अभी तक, प्री में कितना पूछा है, मेंस में कितना पूछा है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, ये तुम्हें पहले करना पड़ेगा। माहौल में रहना पड़ेगा 24 घंटे पढ़ाई के में, तब तो मैं एक एस्पिरेंट बन पाऊंगा, अच्छे एस्पिरेंट। अच्छा भाई, जैसे कोई भी स्टूडेंट 7-8 घंटे पढ़ता है, तो वो अपने दिमाग में कितना स्टोर कर पाता है और उसको इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाए स्टोर करने की कैपेसिटी? वही तो मैं तुम्हें बताया कि तुम 7-8 घंटे पढ़ने के बाद तुम कितना स्टोर कर पा रहे हो उस चीज़ को, वो मैन है। ये मैन नहीं है 12 घंटे पढ़ रहे हो तुम, वो स्टोर बिल्कुल नहीं हो रहा तुम्हारा। जी बिल्कुल। तो देखो सबसे बड़ा मेन चीज़ होती है तुम्हारे दिमाग। अगर ये तुम्हारा दिमाग, अगर तुम चाहते हो कि सारी चीज़ें स्टोर रहें तुम्हारे दिमाग में, तो पहले सुबह उठ के मेडिटेशन करना शुरू करो, शाम को मेडिटेशन करना शुरू करो और अपने विषय पर ही सोचो पूरे दिन। ये नहीं तुमने क्या 2 घंटे पढ़े, शॉर्ट वीडियो देख ली, इंस्टाग्राम रील्स देख ली, तो तुम्हारा जो पढ़ा है वो सारा बाहर खत्म हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि तुमने मान लो 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहे, तुम पढ़ते रहे जी। और तुम्हारा कोई दोस्त आ गया और बात करने लगे और कैसे क्या हाल है तुम्हारी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या हाल है, तो तुम्हारा माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा तुरंत। जैसे तुम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल के अंदर, तो 100% होने के बाद गोला घूमता रहता है। वो क्यों घूमता है? कि वो स्टोर कर रहा होता है उस चीज़ को। तो तुम 4 घंटे पढ़ के आओ तो 1 घंटे एकदम अलग बैठ जाओ आइसोलेशन में। 1 घंटे सोचो उसके बारे में, क्या पढ़ा है मैंने, फिर यूपीएससी क्वेश्चन देखो। तो तुम्हें स्टोर करना है तो पढ़ने के बाद कम से कम 1 घंटा तुम्हें सोचने पर देना होगा उस चीज़ के बारे में। तो तुम्हारी चीज़ें स्टोर होती रहेंगी माइंड में। वरना तुम 4 घंटे पढ़े, बाहर जाके किसी से बात कर ली, खत्म सारा। और ये तुम अपना एक्सपीरियंस हर कोई करके देख सकता है। इसको तुम अपने आप करके देखो, तुम्हें भी महसूस होगा कि ये चीज़ सत्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात बोले आप। अच्छा भैया, आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं डेली? अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा रूटीन देखो, मैं सुबह से उठता हूँ 6-7 के बीच में, तो 6 बजे उठ के 6:30 बजे तक करता हूँ मेडिटेशन में। आधे घंटे मेडिटेशन, आँख बंद करके एकदम सब चीज़ भूले मेडिटेशन करता हूँ मैं जी। उसके बाद उठ के 6-6:30 बजे उठ के फिर सुबह से उठ के मेरे पॉलिटी चल रही है मेरे में, और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो मैं पॉलिटी हिंदी साहित्य की रिवीजन करता हूँ सुबह से उठ के। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि
10-11 बज जाते हैं रिवीजन करते करते, मुझे आंसर राइटिंग करते रिवीजन करते करते। 10 बजे के बाद मेरी 11:30 से कोचिंग होती है 2, फिर 3 से कोचिंग होती है 6, 2 मतलब मेरी 2 बैच है, लेकिन मैं 3 से 6 एक ही बैच कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल जी। तो मेरा भी फोकस है केवल यूपीएससी के डिमांड पे। जी उसकी डिमांड क्या है, तो मैं केवल सुबह उठता हूँ, पॉलिटी के सारे, जैसे मेरा टॉपिक चल रहा है अभी, मेरे टॉपिक चल रहा है भारतीय न्यायपालिका, तो मैं सुबह टॉपिक देखूँ, मेरा उठने ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं उठ के यही पढ़ना है मुझे। उठ गया, मैंने मेडिटेशन कर लिया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद बैठ जाऊँगा मैं, जो मेरा समझ में आएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री मेरी हो चुकी है, हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है मेरा, तो सुबह उठ के मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर हिस्ट्री का रिवीजन करूँगा, फिर हिंदी साहित्य का रिवीजन करूँगा, फिर क्लास जाऊँगा, क्लास से 6 बजे आके 6 बजे से 7 बजे तक मतलब फ्री, थोड़ा मैं ऐसे ही अपना बिजी रहता हूँ सब पढ़ाई से अलग। तो 7 बजे के बाद थोड़ा आधे घंटे मेडिटेशन करूँगा, 7:30 बजे तक मैं, फिर खाना खा के 8 बजे फिर बैठ जाऊँगा, 8 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फिर 1 घंटे ऐसे ही मतलब मान लो मस्ती टाइम में। 1 बजे के बाद 1 से 3 पढ़ता हूँ, 1 से 2 के करीब में रूटीन है 2 बजे तक, 2 से फिर सुबह 7 बजे 8 बजे उठ जाता हूँ। ये मेरा बहुत रूटीन। बढ़िया भैया, मतलब इस बार पूरा फोड़ देना है यूपीएससी को। देखो यार मैं बताऊँ तुम्हें, यूपीएससी को फोड़ना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन यूपीएससी की तुम तीर वहीं भेजना जहाँ डिमांड कर रहा है यूपीएससी। जी। अगर तुम तीर को इधर उधर लेके खींचोगे, अर्जुन ने द्रोणाचार्य ने क्या बोला था, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी को चिड़िया के बाल पंख दिख रहे हैं, किसी चिड़िया के पैर दिख रहे हैं, लेकिन आंख नहीं दिख रही। तुम्हें आंख दिखनी चाहिए यूपीएससी अर्जुन की। को आंख दिखी, आंख तो तुम अर्जुन हो। आंख जब दिखेगी तुम यूपीएससी की प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे। मैं बार बार एक बात बोलूँगा, प्रीवियस के क्वेश्चन देखो और यूपीएससी का सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या पढ़ा रहा है ये देखो तुम पहले। जी। दृष्टि के अंदर मैं जाता हूँ तो पहले क्वेश्चन पढ़ के आता हूँ, सिलेबस देख के आता हूँ, टीचर को बोलता हूँ सर कि यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से आप इतना ये क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं जब कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ देखी हुई है। और तुम अगर अच्छे एस्पिरेंट बनना चाहते हो और आईएएस बनना चाहते हो तो मेन चीज़ है यूपीएससी। अच्छा मैं तो एक बात सोचता हूँ कभी कभी यार कि यूपीएससी ने कभी सोचा नहीं होगा इतनी सारी कोचिंग खुल जाएंगी मेरे लिए। जी बिल्कुल। यूपीएससी सोच रहा, यूपीएससी सीधा सिलेबस दे दिया और तुम्हें सीधा क्वेश्चन दे दिया उसने, अब तुम्हें अपने आप पढ़ना है अकॉर्डिंग उसके। और बाकी तुम, अब मैं देखता हूँ सारे बच्चे, साधन क्या है तुम्हारा आईएएस बनना, साधन तुम्हारा आईएएस बनना है, लेकिन साधन है कोचिंग। लेकिन बच्चे साधन को भूल जाते हैं आईएएस बनने को, कोचिंग को साधन मान लेते वो, पूरे दिन कोचिंग करेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, लाइब्रेरी बैठे रहेंगे, तो इससे आईएएस नहीं बन पाते यार। मैं तो कहूँ चिड़िया की आंख देखो तुम, चिड़िया की आंखें यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन। जी, तो इतना मेरा फोकस रहता है बस। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बात बोले आप यूपीएससी की तैयारी के लिए। यूपीएससी और ये तुम्हारी रामबाण से हो सकती है अगर तुम इस बात को अकॉर्डिंग कर ही चलोगे तो। जी। वरना यूपीएससी छोड़ दो। यहाँ से देखो 10 साल मेरे एक चाचा हैं, खुद 15 साल से तैयारी कर रहे हैं बैठे बैठे यूपीएससी में, बताओ जी। तो ये हाल है बच्चों का। 10-15 साल यहाँ पढ़े हुए। अगर तुम्हें अपने आप को चाहिए कि आईएएस बनना है तो जज्बा लाओ अपने अंदर यार। और मेन चीज़ है देखो यार, ज़िंदगी बहुत छोटी, इतनी बड़ी नहीं है। जी। और आईएएस मेरा तो सपने, आईएएस तो बनना मेरा कोई सपना है नहीं, लेकिन आईएएस बनूंगा मैं, क्योंकि आगे मेरा सपना आईएएस बन के ही पूरा होगा। जी बिल्कुल। तो मैं आईएएस को इतना बड़ा, मैं आईएएस को मानता हूँ एक सीढ़ी है केवल मेरे लिए, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो आईएएस नहीं है। जी। इसलिए मैं अपना लक्ष्य के अकॉर्डिंग चलता हूँ। आईएएस तो मेरा एक सीढ़ी के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करता हूँ। थोड़ा जागरूकता फैला रहे हो बच्चों के अंदर, और ये ज़रूरी है यार कि जागरूकता फैलाओगे तभी तो और आने वाले बच्चे देखेंगे तुम्हारे कि यार यूपी दिल्ली में चल क्या रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही दिखाना है, ये दिखाना जरूरी है कि दिल्ली में चल क्या रहा है। हम यार बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे वो। जैसे मेरे बैच में 700-800 बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों को पता है नहीं यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं। टीचर बोल रहा है ये आएगा, पढ़े जा रहे हैं। यार तुम टीचर पे इतना भरोसा आंख बंद कर जब करो ना, ये तुम्हें पता है चीज़ें क्या है, असली चीज़ें क्या है। जी बिल्कुल। वो असली चीज़ है यूपीएससी की। तुम यार ये बताओ, यूपीएससी पेपर बनाती होगी तो ये थोड़ी सोचती होगी दृष्टि के नोट्स रख लूँ, यहाँ पे मैं किसान से करती नोट्स रख लूँ, भजन के नोट्स रख लूँ। उसका मतलब है, एक बात मैं और बताना चाहूँगा मैं यार कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन बनाने होते हैं ना, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो, उनका फोकस होता है कि सारी कोचिंग पढ़ा रही है उनमें से कुछ ना दें हम, जो किताबें उनमें से कुछ ना दें हम। वो यार मैं तुम बहुत सारे, अगर तुम यूपीएससी एक्सपेंड हो समझोगे इस बात को। पॉलिटी में उठा के देखो, पॉलिटी क्वेश्चन की डिमांड देखोगे, पॉलिटी क्वेश्चन की डिमांड है कि संविधान से क्वेश्चन कम है, पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा है। जो पेपर सेटर है उसका ध्यान वहाँ पे ज़्यादा है कि अप्लाई कितना कर पा रहे हो तुम। जैसे उसने ग्राम पंचायत टॉपिक पढ़ा, तुमने ग्राम पंचायत दे दिया, तुम गांव से हो तो तुम गांव में कितना अप्लाई कर पाओगे उस चीज़ को। तो क्वेश्चन बनाने वाले का ध्यान वहाँ पे ज़्यादा है कि बच्चा कितना सीख रहा है, ये नहीं रट्टर कितना रहा है। मौलिक अधिकार पढ़ लिए तुमने, अब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी कनेक्ट करके पूछेगा वो भाई, बता दो आर्टिकल 19-31 ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 21 और 20 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 39-20 के चक्कर में इंदिरा गांधी ने क्या करा था, आर्टिकल 19-20-31 को दबा दिया था। तो फिर वही पूछेगा भाई कि डीपीएसपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फंडामेंटल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं पूछेगा आर्टिकल 19 में क्या लिख रहा है। एसएससी थोड़ी है भाई ये, तुम जिला संभाल रहे हो एक,
तुम एक जिला समारोह को तुम्हारे अंदर ऐसा पावर होनी चाहिए, जिला संभालने वाली ये थोड़ी रट के तुम चीज़। अभी बताओ तुम आईएएस बन गए, कोई तुम्हारे जिले में घटना हो गई, तो यार तुम किताब थोड़ी देखोगे, किताब में क्या लिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया जाएगा तुम्हारा यार, कि जैसे आग लगी हम सोचोगे यार आग लगाने के लिए अब किताब पढ़ूँ मैं क्या है। तो यूपीएससी डिमांड करती है तुम ऐसे मैच्योर बन जाओगे, तुम बिना किताब पढ़े सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए तुम्हारे। तो मैं तो वो ना नोट्स पे फोकस करें ना बुक पर फोकस करें यूपीएससी का डिमांड पे। बस यूपीएससी की डिमांड क्या है उस पर तीर लगा के रखे हैं, जिनकी तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए बस तुम्हें। आईएएस बन जाओगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आईएएस बनना इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं मेरे दिमाग से, अगर तुम चिड़िया की आंख दिख रही है तुम्हें तो। मैं तो यार ऐसे ही बोलूँगा तुम्हें, और बाकी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये बना रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, कि जो बच्चा जागरूक हो रहा है यार, आगे वाला गाँव वाला बच्चा बैठ के देखेगा वीडियो दिल्ली में क्या चल। जब मैं गाँव में था मैं भी यार ऐसे वीडियो देखता था, मैं सोचता था दिल्ली में क्या चल रहा है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है दिल्ली में क्या चल रहा है, तो मैं आगे वाले बच्चों को बता सकता हूँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। ये चीज़ अभी तक वीडियो में नहीं थी कहीं पे यार, तो लोग कोचिंग दिखाते थे, लेकिन लोग ग्राउंड पे जाके लोगों से बात नहीं वही करते तो यार, जो बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है वो तो असलियत बताएगा यार। जो कठिनाई को सहन करेगा वही तो बात बताएगा ये कि कोचिंग में चल क्या रहा है। आजकल कोचिंग के नाम पे धंधे चल रहे हैं यार, तुम देखो 2-2.5 लाख फीस है यार, बच्चा 2.5 लाख देता, फिर यहाँ पे रेंट भरेगा, खाना भरेगा, तो यार वो तो बर्बाद ही है बच्चा यार। तो मैं तो कहूँगा यार मेरे हिसाब से ऑफलाइन से कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट लगती है मुझे, क्योंकि तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारा पैसा बचेगा, और टीचर वही सारे मिलेंगे तुम्हें। ऑफलाइन में जाने से मैं पढ़ता हूँ कोचिंग में, तो मैं जितने डाउट होते हैं वो सारे डाउट मेरे क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि सारे टीचर बताते नहीं ऑफलाइन में। बोलते हैं 700 बच्चे को बताएंगे तो हम कितना बताएंगे भाई, तो हम तो 2.5 लाख दे के आए, तो हम तो अपने डाउट पूछेंगे ना जी। आप डाउट नहीं क्लियर करते हैं? डाउट नहीं बताते हैं, एक डाउट बता देंगे, बोलेंगे अब नहीं बताएंगे हम डाउट, काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, काउंटर क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे हम। ये तो दृष्टि क्लेम करता है हर चीज़, मतलब पूरे स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने का, और बता रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं डाउट करता बता सेटिस्फाई करता है वो, लेकिन अब ये भी सोचो 700 बच्चों को सेटिस्फाई कैसे कर पाएगा वो यार, ये कमी दृष्टि की नहीं है। फीस तो इसीलिए ले रहे हैं ना, सेटिस्फाई करने के लिए। अब 2.5-3 लाख जो बच्चा दे रहा है इंडिविजुअल बच्चा दे रहा है, ऐसा तो नहीं 700 बच्चे मिला के दे रहे हैं 2.5 लाख, तो उसे तो इंडिविजुअल बच्चों को देखना है ना। नहीं ये तो ये है दृष्टि की, थोड़ा बहुत हर चीज़ में कमियाँ होती हैं यार, थोड़ा सारी चीज़ 100% हर कोई सही नहीं हो सकता। तो दृष्टि के बाद इतना बच्चे यार उनकी कमी, दृष्टि वाली कमी इसलिए नहीं मानता कि 700 बच्चों को सारे बच्चे पूछने लग गए तो फिर यार कैसे जवाब देंगे सारे बच्चों को वो। लेकिन जवाब देते हैं वो, सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछ लिया था, 2 का जवाब एक नहीं दे पाएंगे, तो उसमें कमी नहीं है उनकी यार, क्योंकि प्रेशर होता है टीचर के ऊपर, कितना बच्चों को जवाब देगा वो यार, एक जवाब देगा 2 देगा, तुम बार-बार करोगे तो वो भी परेशान हो जाएगा यार। काउंटर क्वेश्चन ज़्यादा करना ठीक नहीं है क्लास के अंदर। तो बाहर ऐसा नहीं है क्लास के अंदर कम बताएंगे, लेकिन बाहर जाके उन्हें कुछ पूछो, बाहर जाके तुम्हारा बैठा रहेगा असिस्टेंट उनका, कुछ भी पूछो सब आंसर देगा, तुम्हारा आंसर वो तुम्हारे आंसर राइटिंग चेक करेगा तुम्हारी। दृष्टि में फैकल्टी मतलब स्टाफ एकदम ठीक है उसका, वही ऐसा नहीं है कि तुम्हें ना बताए या कोई घमंड वाली चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लास में पूछो, बाहर पूछो, सब बताएंगे। टीचर एकदम बहुत ही हम्बल टीचर है एकदम, तुम्हें ये मान लो टीचर ऐसे हम्बल मिलेंगे तो मिलेंगे, घर जैसा रास्ता लगेगा उनके साथ तुम्हें। जैसे मैं मणिकांत सर से पढ़ा हूँ, मंजे सर से पढ़ा हूँ, तो मणिकांत सर एकदम घर की तरह रास्ता है मेरा, उनके घर जाता हूँ, मैं आता हूँ, नंबर है उनके पास, मेरे पास उनका नंबर है, मंजे सर का मेरे पास नंबर है, उनके पास बैठता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लगता है घर जैसी चीज़ें हैं सारी। तो ऐसा दृष्टि की कोचिंग बढ़िया है, हिंदी मीडियम सबसे बढ़िया कोचिंग दृष्टि मानता हूँ। दृष्टि की टक्कर दे रही है संस्कृति आईएएस बस। अच्छा। ये दोनों कोचिंग टक्कर पे मानूंगा दोनों को, संस्कृति आईएएस और दृष्टि आईएएस। लेकिन संस्कृति आईएएस मुझे बेस्ट इसलिए लगती है कि फैकल्टी उसकी बेस्ट है। दृष्टि की फैकल्टी थोड़ी संस्कृति से कमजोर लगती है मुझे। अब मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या किसी का बोलूँगा यार, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इस बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया भैया। ठीक है भाई, तो फिर ऐसे ही काम करते रहो, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक यार। बिल्कुल भाई।